नमस्कार दोस्तों। टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ चर्चा करते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से पहले के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और इन फ्यूचर में इस पर्टिकुलर टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो टॉपिक हम टीएनसी बुलेट सीरीज में लेते हैं उसको हम कंप्लीटली और अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं, ताकि एग्जाम में हमारे पास में कहीं से कैसे भी क्वेश्चन आए, चाहे हमारे पास में डायरेक्ट क्वेश्चन आए, चाहे हमारे पास में इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए, चाहे हमारे पास में इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए, चाहे कहीं से कैसा भी क्वेश्चन आए, हम उस क्वेश्चन को जो है वो सही करने का दम जो है वो रखते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे पास में 347 नंबर की क्लास आएगी, दैट इज कॉल्ड संगस्टेकन ब्लैकबोर्ड ट्यूब के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। बहुत बार जो है वो इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हालांकि आजकल तो जो है वो न्यू ट्रेंडिंग के टाइम पे जो है वो इसका यूज कम लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो आ चुकी है। एंडोस्कोपी की बहुत सारी एडवांस फीचर्स जो है वो आ चुके हैं। लेकिन जब हमने शुरू में, या जब मैं कहूँ कि जब हमने नर्सिंग में एंट्री किया था, तब इस ट्यूब का जो है वो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था। हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आज भी इससे बहुत सारे आते हैं। और ये जो हमारे पास में टॉपिक है, ये जो है वो बच्चों की फरमाइश पे लिया था। बच्चों ने कहा था कि सर जो प्रोसीजर्स के ऊपर जो है वो कुछ क्लासेस ले लीजिए। हालांकि बहुत सारे प्रोसीजर जो है वो हमने करवा दिए हैं। फंडामेंटल के ऑलमोस्ट 90 से अबव प्रोसीजर जो है वो हमने टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से ही जो है वो करवा दिए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए हम इसको लेते हैं और आज इसके बारे में जो है वो पूरी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर की, कि एग्जाम में जो है वो इसमें से किस तरीके से और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर के एग्जाम सेक्शन की, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो अलग अलग तरीके से आए हुए हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। इमेज बताते हैं, देन उसके बाद पूछते हैं कि कितने पोर्ट होते हैं, देन कहाँ से जो है वो कौन सा एस्पिरेशन पोर्ट होता है, कितना बैलून होता है, क्या साइज होती है, देन संगस्टिंग ब्लैकमोर कैथेटर के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास में इसमें दो कफ आते हैं, एक इसोफेजियल कफ बोलते हैं, एक गैस्ट्रिक कफ बोलते हैं। इसोफेजियल कफ में जो है वो कितना प्रेशर होता है, गैस्ट्रिक कफ में या गैस्ट्रिक बैलून में जो है वो कितना प्रेशर होता है। देन इमरजेंसी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या हो सकता है। इवन अप्लाइड क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। जैसे मैं आपको कहूँ कि कम से कम 3-4 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी क्लाइंट को जो है वो संगस्टिन ब्लैकमोर कैथेटर या संगस्टिन ब्लैकमोर ट्यूब जो है वो लगी हुई है, तो नर्सिंग अपने बेड साइड के अंदर जो है वो क्या रखेगी। तो दोस्तों सीजर रखती है, क्योंकि कई बार इस प्रेशर हाई होने की वजह से जो है वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तो उसको इमीडिएटली कट करने के लिए जो है वो हमारे पास में सीजर होनी चाहिए। तो मैं कहूँ बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, हर एक लाइन से जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। और बहुत सा ज़्यादा डिटेल से जो हो बच्चों को पढ़ने को मिलता नहीं है, इसलिए उनके जो है वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम कोई टॉपिक लेते हैं तो उसका बहुत अच्छे तरीके से जो है वो स्टडी करते हैं। तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इमेज बेस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, देन नर्सिंग मैनेजमेंट पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, देन इसके स्टेप पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, देन इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है उससे भी जो है वो क्वेश्चन आए हुए हैं, देन उसमें हमारे पास में जो है वो अप्लाइड क्वेश्चन भी आए हुए हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चन आए। इसको हम जो है वो इस तरीके से देखेंगे कि हर एक लाइन जो है वो हमारे पास में इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास के अंदर हम सबसे पहले जो है वो इसके इंट्रोडक्शन से शुरुआत कर लेंगे। इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि जो हमारे पास में एसबी ट्यूब है, शॉर्ट फॉर्म में मैं एसबी बोलूंगा जगह जगह, संगस्टेकन ब्लैकमोर को एसबी एंड ट्यूब आपकी जगह ऐसे ऐसे ट्यूब भी बोलते हैं, कई जगह जो है उसको कैथेटर भी बोलते हैं। एग्जैक्ट जो है वो इसका ट्यूब ही होता है। तो संगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब जो है वो उसमें हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये जो है वो किसके काम में आती है, किसने इसको डिस्कवर किया था, कैसे इसका नाम संगस्टन ब्लैकमोर कैथेटर पड़ा था, कब इसको फर्स्ट टाइम यूज में लिया था। तो ये सारी चीजें जो हो हम पहले इंट्रोडक्शन में देखेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, फिर हमारे पास में जो है इसके पार्ट्स आ जाएंगे कि ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे जो है वो पार्ट्स होते हैं। फिर हम इसको एनाटॉमी से कोरिलेट करते हैं
कि ये कैसे जो है वो हमारे पास में यूजफुल है, कौन सी कंडीशन में यूजफुल है। जैसे हम कहते हैं कि जो पोर्टल हाइपरटेंशन होता है उसका कॉम्प्लिकेशन होता है वेरिकोज वेन में, जो मतलब इसोफेजियल वेन में जो है ब्लीडिंग होती है, वहां पे हम इसको काम में लेते हैं। तो कौन सी कंडीशन में काम में लेते हैं, इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कौन से बैलून के अंदर कितने प्रेशर से हवा भरी जाती है, इसोफेजियल से कितनी भरी जाती है, देन उसके बाद कहाँ कहाँ इसकी ओपनिंग होती है, कितना डेप्थ तक हम जाते हैं, कैसे हम प्रेशर मेंटेन करते हैं, कौन कौन सी स्टेप होती है, ये सारी चीजें जो हो हम बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं। आपकी साइड से मैं कई बार कहता हूं कि आप सिंपली जो है वो एक एक नोट्स बना लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये इसकी पीडीएफ मिल जाएगी क्या, या ये बुलेट सीरीज जो है वो मिल जाएगी क्या। तो मैंने उनको यही बात बोलता हूं कि देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें बिल्कुल हमने कचरा किया है, हमने इसमें बहुत मेहनत करते हैं। देन उसके बाद इतना फ्री मिल रहा है, उसके बाद आप ज्यादा जो है वो पूरा लालची मत बनिए कि इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाए। इतना सारी चीजें वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जा रही है, वो भी फिक्स टाइम पे आपको दी जा रही है, कोई उसमें कोई कंजूसी नहीं है। उसके बावजूद भी जो है अगर आप तैयारी नहीं कर पा रहे हो तो ये तो गलत बात है, ठीक है। तो आप मेरे साथ साथ चलिए, उसी टाइम पे उसके नोट्स बनाइए ताकि किसी भी चीज की कोई दिक्कत ना आए। तो चलते हैं आगे और इस टॉपिक के बारे में जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेन करते हैं और स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन, कि ये जो हमारे पास में संगस्टन ब्लैकमोर कैथेटर जो है या संगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब जो है वो क्या होती है, किसको कहते हैं। तो इट इज ए 3 ल्यूमन 2 balloon orogastric tube designed to provide mechanical pressure, that is tympanode, of the bleeding varices in the esophageal and stomach। यानी कि इसका पहले जो है वो इंट्रोडक्शन के टाइप से इसने दिया है कि ये जो हमारे पास में संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब है वो 3 ल्यूमन होती है, यानी कि इसके अंदर जो है वो 3 ल्यूमन होते हैं। अब वो 3 ल्यूमन कहाँ कहाँ ओपन होते हैं उसको हम बताएंगे कि एक जो है हमारे पास में इसोफेगस के अंदर होता है, एक हमारे पास में गैस्ट्रिक के अंदर होता है, एक पोर टाइम पे जो है वो ओपन होता है। तो ये 3 ल्यूमन जो है वो हमारे पास में कैथेटर या ट्यूब होती है, एंड 2 बैलून, ठीक है। 3 ल्यूमन और 2 बैलून वाले जो है वो उसमें होती है, यानी कि 2 तो इसके अंदर बैलून होते हैं, 3 जगह जो है वो इसकी ओपनिंग होती है, ल्यूमन होता है, ठीक है। और इसको यूज किस में कहते हैं, इसको जो है वो ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब डिजाइन टू प्रोवाइड मैकेनिकल प्रेशर। ओरोगैस्ट्रिक मतलब मुंह से भी या नाक से भी जो है वो हम इसको डालते हैं, और ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में किस में काम में आती है, जो ब्लीडिंग वेरिसेज है, यानी कि जो इसोफेजियल वर्सेज है वहां पे ब्लीडिंग होती है, तो वहां पे ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम इस ट्यूब का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया कि ये जैसे हमारे पास में इसोफेगस है और ये हमारे पास में दोस्तों स्टोमक आ गया, ठीक है। तो स्टोमक आ गया, तो ये जो ट्यूब डाली जाती है, ये चलो ब्लू से लेता हूं, ये जो है वो ट्यूब डाली जाती है, तो इसके अंदर 3 तो ल्यूमन होते हैं, ठीक है। तो 3 तो जो है वो हमारे पास में ल्यूमन होंगे, ठीक है। 3 तो जो है हमारे पास में ल्यूमन होंगे, और इसके अंदर हमारे पास में जो है वो 2 बैलून होते हैं, यहां और यहां 2 जो है वो हमारे पास में बैलून होंगे, जिसको हम यहां पे देखेंगे। एंड द संगस्टन ब्लैकमोर, अब देखो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है एसबी, संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। द एसडी ट्यूब इज ए बैलून टिम्पोनेड डिवाइसेज यूज इन इमरजेंसी फॉर मेसिव अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, यानी कि ये जो है वो कब काम में आती है, जब हमारे पास में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, यानी कि यहां से बहुत ज्यादा जो है वो हमारे पास में इसोफेगस से ब्लीडिंग होती है, उस टाइम पे जो है वो हम इसको काम में ले लेते हैं। तो संगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब इज ए बैलून टिम्पेनोड डिवाइसेज यूज इन इमरजेंसी फॉर मेसिव अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीड। अपर की साइड में जो है वो हमारे पास में, यानी कि इसोफेगस और गैस्ट्रिक में बहुत ज्यादा जो है वो ब्लीडिंग होती है, उस टाइम पे जो है वो इसको काम में लिया जाता है, स्पेशली फ्रॉम इसोफेजियल वर्सेज, ठीक है। तो दोस्तों सीएलडी के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो पोर्टल हाइपरटेंशन होता है सीएलडी की डिजीज में, तो वहां पे हमारे पास में इसोफेजियल का जो लोअर सेगमेंट होता है ये वाला, यहां पे बहुत ज्यादा जो है वो ब्लीडिंग होती है, तो इस ब्लीडिंग को जो है वो कंट्रोल करने के लिए इसको जो है वो काम में लिया था। व्हेन अदर इंटरवेंशन आर नॉट इमीडिएटली अवेलेबल एंड हैव फेल्ड, एंड अगर इमरजेंसी मैनेजमेंट हमारे पास में अवेलेबल नहीं है,
तो उस टाइम पे इसको काम में लिया जाता है। यानी कि हालांकि इससे जो है वो हमारे पास में परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता है, लेकिन जब तक इमरजेंसी इंटरवेंशन ना आ जाए या इमरजेंसी इंटरवेंशन जो है वो ना हो जाए, तब तक हम इसको जो है वो काम में लेते हैं। क्लियर हो गया? तो ये सिंपल डेफिनेशन होगी कि संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब जो है वो हमारे पास में 3 ल्यूमन और 2 बैलून वाली जो है वो ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है, जो कि इस तरीके से हमारे पास में बनाई जाती है कि ये मैकेनिकल प्रेशर प्रोवाइड करती है, जो कि स्पेशल इसोफेजियल वर्सेज के अंदर या जो ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है, जब तक कि हमारे पास में कोई परमानेंट या अच्छा जो है वो ट्रीटमेंट अवेलेबल ना हो, तब तक इसको काम में लेते हैं। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं हमारे पास में जो संगस्टेकन ब्लैकमर ट्यूब है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो इट हैज ए 2 इन्फ्लामेबल बैलून्स, वन फॉर द स्टोमक मीन्स गैस्ट्रिक बैलून एंड वन फॉर द इसोफेजियल बैलून। यानी कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास में 2 इन्फ्लामेबल बैलून होते हैं, यानी कि फुलाने वाले 2 प्रकार के बैलून होते हैं। ये देखो अभी आएगी, ये हमारे पास में इसकी स्ट्रक्चर है। तो यहां पे आप देख सकते हो एक हमारे पास में बैलून ये है, ठीक है, एक बैलून हमारे पास में ये है और दूसरा जो है वो हमारे पास में ये है, राइट। इसको हमने बोला है क्या दोस्तों, इसोफेजियल बैलून, और इसको हमने बोला है गैस्ट्रिक बैलून। आगे की साइड में गैस्ट्रिक में जाएगा। तो अगर हमें गैस्ट्रिक वाला बैलून फुलाना है तो हम इसको फुलाते हैं, और अगर हमें इसोफेजियल वाला फुलाना है तो हम इसोफेजियल वाला, और दोनों अलग अलग फूलते हैं। ऐसा नहीं है कि इसोफेजियल वाला फुलाएंगे तो गैस्ट्रिक वाला ऑटोमेटिक फूलेगा, जी नहीं। यहाँ पे हमारे पास में जो है वो दोनों होते हैं। इसोफेजियल को फुलाना होगा तो हम उसको इन्फ्लेट करते हैं, और गैस्ट्रिक वाले को जो है वो इन्फ्लेट करना होता है, गैस्ट्रिक वाला होता है। क्लियर है? तो इसके अंदर 2 प्रकार के हमारे पास में जो है वो बैलून होते हैं। देन उसके बाद में हमारे पास में 3 पोर्ट ल्यूमन होता है। 3 पोर्ट ल्यूमन कौन कौन सा हो गया? एक होगा हमारे पास में इसोफेजियल बैलून पोर्ट, जो कि इसोफेजियल को फुलाने के लिए काम में लेता है। सेकंड आ गया हमारे पास में दैट इज कार्ड गैस्ट्रिक बैलून पोर्ट, यानी कि गैस्ट्रिक को जो है वो फुलाने वाला बैलून है। देन उसके बाद में हमारे पास में एक होता है इसोफेजियल एस्पिरेशन पोर्ट, यानी कि इसोफेजियल से जो कोई भी कंटेंट है उसको बाहर निकालने के लिए। तो एक ओपनिंग तो हमारे पास में ये होगी, ठीक है। दूसरी होगी हमारे पास में गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पोर्ट। ये जो ओपनिंग है यहां से गैस्ट्रिक कंटेंट को जो है बाहर निकाला जाता है। तो ये हमारे पास में जो है वो हो गया एक इसको फिक्स करने के लिए। तो 3 ल्यूमन और हमारे पास में जो है वो बैलून पोर्ट हो गए। दोनों बैलून किस तरीके से काम करते हैं वो चीज यहाँ पे बताई गई है। एंड इट हैज ए पोर्ट्स फॉर इन्फ्लामेशन एंड एस्पिरेशन। एंड इसके अंदर जो है वो पोर्ट होते हैं, ठीक है, जो कि इन्फ्लामेशन, इसको जो है वो इन्फ्लेट करने के लिए और एस्पिरेशन के लिए, ठीक है, बैलून को जो है फैलाने के लिए, इन्फ्लेट करने के लिए एंड एस्पिरेशन के लिए जो है वो होते हैं। दोनों को मैंने आपको बता दिया था। और इसका यूज क्या है, इसका जो बेसिकली कंसेप्ट क्या है इसको समझिए। बाय इन्फ्लेटिंग एंड अप्लाइंग ट्रैक्शन द बैलून कंप्रेस द ब्लीडिंग वेरिसेस व्हेन इन द गैस्ट्रोइसोफेजियल रीजन एंड स्लोइंग और स्टॉपिंग ब्लीडिंग व्हाइल डेफिनेटिव थेरेपी लाइक एंडोस्कोपी आर अरेंज्ड। यानी कि देखो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास में, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको इन्फ्लेट करते हैं, ठीक है, बाहर से हम इन्फ्लेट करते हैं, चाहे हमें गैस्ट्रिक वाले को इन्फ्लेट करना पड़े चाहे इसोफेजियल वाले को इन्फ्लेट करना पड़े, इसको हम इन्फ्लेट करते हैं एंड अप्लाई ट्रैक्शन। साथ के साथ जो है बाहर की साइड में हम प्रेशर भी अप्लाई करते हैं। प्रेशर भी लगभग 1 से 2 किलो जो है वेट का ट्रैक्शन यूज लिया जाता है। ये सारे क्वेश्चन आएंगे अभी, ठीक है। 1 से 2 केजी का जितना प्रेशर से ट्रैक्शन लगता है उतना ट्रैक्शन जो है वो हम अप्लाई करते हैं। तो इसमें हम इन्फ्लेट करते हैं और ट्रैक्शन को जो है वो अप्लाई किया जाता है, ठीक, जिससे क्या होगा कि बैलून जो है वो हमारे पास में जो भी स्मॉल ब्लड वेसल्स है, ठीक है, उसको कंप्रेस करेगा, और वो जो हमारे पास में इसोफेजियल वेरिसेज है या जो ब्लीडिंग वाली है, यानी कि ये जैसे हमारे पास में स्टोमक के नीचे की साइड में ये वाला जो पोर्ट है, यहां पे जो ब्लीडिंग वाली कंडीशन है वहां पे प्रेशर लगेगा, और वहां पे प्रेशर लगेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर जो है वो उससे रुक जाएगा, इन्फ्लुएट होगा। भाई ये कोई ट्यूब है, यहां से ब्लीडिंग हो रही है इसके अंदर हमने बैलून लगाया, देन उसको इन्फ्लेट किया, तो प्रेशर से वो ब्लीडिंग जो है वो रुक जाएगी, और जो ब्लीडिंग आसपास फैल चुकी है उसको हम एस्पिरेट कर लेते हैं। और ये तब तक हम काम में लेते हैं जब तक कि एंडोस्कोपिक जो है वो अरेंजमेंट ना हो जाए। एंडोस्कोपिक आने के बाद में हम उससे आगे क्या करेंगे, भाई वहां पे जो ब्लड वेसल्स है उसका लाइगेशन करेंगे या उसको जो है वो कंट्रोल करेंगे।
तो ये बेसिकली है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है कि इसके अंदर टू जो है वो हमारे पास में इन्फ्लामेबल बैलून जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों, ठीक है। देन इसका बेसिकली यूज कब लेते हैं, जैसे ये हमारे पास में स्टोमक हो गया, ठीक है, ये हमारे पास में स्टोमक हो गया इस तरीके से। तो यहां पे अगर ब्लीडिंग है या स्टोमक में अपर साइड में कोई ब्लीडिंग है, यहां पे ब्लीडिंग है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां पे जो है वो बैलून को इंसर्ट कर देते हैं और इन्फ्लेट कर देते हैं, और साथ के साथ ट्रैक्शन जो है वो अप्लाई किया जाता है। ट्रैक्शन अप्लाई करने से और प्रेशर से क्या होता है कि वहां पे प्रेशर अराइज होगा, तो आगे ब्लीडिंग जो है वो नहीं होगी, ब्लीडिंग कंट्रोल होगी। अगर कुछ ब्लीडिंग वहां पे ब्लड है तो उसको एस्पिरेट कर लिया जाता है, यहां से है तो यहां से एस्पिरेट कर लेते हैं, और अगर ईसोफेगस वाले अपर पार्ट में तो यहां से जो है वो एस्पिरेट कर लेते हैं। क्लियर है, जब तक कि एंडोस्कोपी का जो है वो हमारे पास में मैनेजमेंट नहीं हो जाता, या एंडोस्कोपी आ जाएगी तो फिर हम लाइगेशन वगैरह जो है वो कर देंगे। देन उसके बाद हिस्टोरिकली डेवलप्ड, इसको जो है वो कब डेवलप किया था, 1950 में। दो जो है वो हमारे पास में जो है वो फिजिशियन थे, कौन कौन से थे, रॉबर्ट डब्ल्यू सेंगस्टेकन एंड ऑथर एच ब्लैकमोर, इन दोनों के सरनेम से जो है वो इसको बनाया गया था। कौन कौन सा था, दो हमारे पास में थे, 1950 में जो है इसको सबसे पहले यूज लिया था, तो रॉबर्ट डब्ल्यू संगस्टेकन एंड ऑर्थर एच ब्लैकमोर। तो संगस्टेकन यहां से लिया गया है और ब्लैकमोर जो है वो यहां से लिया गया, और इसका नाम दे दिया गया संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब, ठीक है। एंड ये चीज देखिए, नाउ ए डेज इट्स यूज हैज डिक्लाइन ड्यू टू इंप्रूव एंडोस्कोपिक टेक्निक, बट इट रिमेन टू स्लेजेज एंड रेस्क्यू ऑप्शंस, ठीक है। यानी कि आजकल जो है वो इसका यूज जो है वो बेसिकली नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे जो है वो हमारे पास में एंडोस्कोपिक जो है वो इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं। बट अगर हमें किसी को रेस्क्यू करना है या किसी को जो है वो जान बचाने है, उस टाइम पे हम इसको जो है वो यूज में ले सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए हमारे पास में संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब के, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब की, ठीक, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें कि ये कैसे जो है वो हमारे पास में काम में लेते हैं, तो देखो, इन ए पेशेंट विथ पोर्टल हाइपरटेंशन, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन में, और ये पोर्टल हाइपरटेंशन किसका कॉम्प्लिकेशन है, सिरोसिस ऑफ लीवर का, सीएलडी का या सिरोसिस ऑफ लीवर जो है वहां पे इसका जो है वो कॉम्प्लिकेशन है। इसमें क्या होता है, पोर्टल साइड में हमारे पास में प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, और ये ऑलरेडी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो करवा रखा है। अब पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है कि जो इसोफेजल वाला पार्ट है वहां पे जो है वो ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, पेशेंट विद द पोर्टल हाइपरटेंशन वर्सेस डेवलप इन द डिजिटल इसोफेजल एंड प्रोक्सिमल स्टोमक वाया कोलोरेक्टल एंड दीज थिन वॉल्ड वेसल्स प्रोन टू रप्चर। यानी कि बेसिकली क्या होता है, जब भी हमारे पास में पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, तो ये जैसे हमारे पास में स्टोमक वाला पार्ट है, तो इसोफेगस के नीचे वाला पार्ट, ये जो मैं आपको छोटी छोटी डॉट बना रहा हूं, ठीक है, यहां पे, और जो स्टोमक के अपर वाला पार्ट है, यहां पे जो है वो ब्लीडिंग होने की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि यहां पे ब्लड वेसल्स काफी जो है वो थिन वाल की होती है, तो थोड़ा सा प्रेशर अरेज होगा, यहाँ पे ब्लड जो है वो रप्चर हो जाएगी, और रप्चर हो जाएगी तो ऑफकोर्स आपको पता है कि ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। द संगस्टेकन ट्यूब वर्क बाय मैकेनिकल टिम्पेनोड्स, ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास में संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब जो है वो मैकेनिकली टिम्पेनोड्स की तरह काम करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इसमें जो है वो नैनो साइंस नहीं है, सिंपली प्रेशर अराइज करते हैं तो वहां पे जो है ब्लीडिंग रुक जाएगी। देन the gastric balloon sit in the stomach just the digital of the gastroesophageal junction by inflation and traction compress फीडिंग वेन। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे इंसर्ट करते हैं तो गैस्ट्रिक बैलून जो है वो आगे स्टोमक तक जाता है, और जो डिजिटल पार्ट होता है, डिजिटल इसोफेजियल जंक्शन, ये वाला हो गया, ठीक है, जितने दूर वाला है इसको हम कहते हैं लोअर इसोफेजियल जंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो हमारे पास में नीचे वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन, ठीक है, गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन, या इसको लोअर इसोफेजियल जंक्शन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। यहां पे जो है वो इंसर्ट करते हैं, देन उसको इन्फ्लेट करते हैं और ट्रैक्शन जो है वो अप्लाई करते हैं ताकि जो है वो ब्लीडिंग ना हो। इफ ब्लीडिंग कंटिन्यू, the esophageal balloon inflate in the lower esophagus and press directly to the vein ears, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया कि संगस्टेंट ब्लैकमोर ट्यूब को अंदर डाला,
अंदर डालने के बाद जैसे वो कैथेटर हमारे पास में यहाँ तक आ गया, जैसे वो कैथेटर जो है वो इंसर्ट होकर यहाँ तक आ गया, सबसे पहले हमने जो गैस्ट्रिक बैलून था उसको इन्फ्लेट कर दिया। इन्फ्लेट करने के बाद उसको थोड़ा सा ट्रैक्शन अप्लाई कर दिया, मतलब थोड़ा सा जो है वो प्रेशर अप्लाई कर दिया। इससे मेजोरिटी रूप में क्या होगा कि हमारे पास में ब्लीडिंग जो है वो रुक जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी ब्लीडिंग नहीं रुकी तो हम क्या करेंगे, फिर ऊपर वाला जो इसोफेजियल था ये वाला, ठीक है, पहले हमने इसको जो है वो इन्फ्लेट कर दिया। इसको इन्फ्लेट करने के बाद में अगर हमारे पास में ब्लीडिंग रुक गई, अच्छी बात है, नहीं रखेगी तो फिर हम इसोफेजियल वाले बैलून को भी जो है वो इन्फ्लेट कर देते हैं। और उससे क्या होता है, फिर हमारे पास में मेजोरिटी रूप में चांसेज में क्या होगा, ब्लीडिंग रुक जाएगी। यानी कि द सक्शन पोर्ट अलाउ गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ ब्लीडिंग रिटर्न कैन बी जस्ट फॉर फर्दर टिम्पेनोड इज नीडेड। और किसको किस तरीके से हमें इन्फ्लेट करना है, डिफ्लेट करना है, वो हम इस चीज को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में एनाटॉमी फिजियोलॉजी होगी संगस्टेकन ब्लैकमोर कैथेटर की। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है कि जब भी हमारे पास में बेसिकली कब काम में लिया जाता है, सिंपली चीजों को करें पॉइंट आउट, ज्यादा कुछ मत रटो, सिंपली पॉइंटों को देखेंगे तो उसमें होता है कि या तो लोअर इसोफेजियल जो हमारे पास में जंक्शन है या फिर स्टोमक के यहाँ पे जो है ब्लीडिंग होती है। और वो ब्लीडिंग कब होती है दोस्तों, वो हमारे पास में पोर्टल हाइपरटेंशन में देखने को मिलती है, सीएलडी में देखने को जो है वो हमें मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां की वाल जो है वो हमारे पास में काफी ज्यादा जो है वो थिन होती है, तो जल्दी से ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम संगस्टेकन ब्लैकमोर के ट्यूब जो है वो काम में लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले जो है वो कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले गैस्ट्रिक वाला जो हमारे पास में बैलून है उसको इन्फ्लेट करते हैं, देन ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। उससे हमारे पास में मेजोरिटी रूप से चांसेस क्या है कि वहां पे ब्लीडिंग जो है वो रुक जाएगी। अगर फिर भी ब्लीडिंग नहीं रुकी है तो हम इसोफेजियल जो हमारे पास में बैलून है उसको भी हम जो है वो इन्फ्लेट कर देते हैं। उससे हमारे पास में और ज्यादा चांसेस है कि बैलून जो हमारे पास में जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास में कंपोनेंट ऑफ सेगेस्टेंट बैलून ट्यूब, ठीक है, या सेगेस्टेंट ब्लैकमोर ट्यूब के बारे में जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? तो कंपोनेंट तो देखो ये सारी चीजें आपको इमेज क्लियर हो गई है, तो बाकी कंपोनेंट आप बहुत आसानी से जो है वो देख सकते हो। भाई दो हमारे पास में इसमें जो है वो बैलून है, जिसको एक को हमने जो है वो गैस्ट्रिक बैलून बोला है, एक को जो है हमने इसोफेजियल बैलून बोला है। देन उसके बाद में पोर्ट होते हैं, कहाँ से ओपनिंग होती है, वो सारी चीजें वन बाय वन करके ले लेते हैं। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास में गैस्ट्रिक बैलून। सबसे पहले आ गया गैस्ट्रिक बैलून। गैस्ट्रिक बैलून क्या होता है हमारे पास में, लार्ज बैलून होता है और इसको सबसे पहले जो है वो इन्फ्लेट करते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको जो है वो बता दिया है कि सबसे पहले हम गैस्ट्रिक वाले बैलून को जो है वो इन्फ्लेट करते हैं। गैस्ट्रिक वाले बैलून को इन्फ्लेट करेंगे, फिर ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, ब्लीडिंग जो है वो ऑलमोस्ट रुक जाएगी। अगर फिर भी नहीं रुकेगी तो फिर हम इसोफेजियल बैलून को जो है वो रोकते हैं, वो इसको जो है वो इन्फ्लेट करते हैं। तो जो गैस्ट्रिक बैलून है वो हमारे पास में लार्ज बैलून होता है, इन्फ्लेट फर्स्ट उसको जो है वो इन्फ्लेट करते हैं। ध्यान रखना एग्जाम में पूछा गया है कि संगस्टेकन ब्लैकमोर कैथेटर में हम सबसे पहले किसको जो है वो इन्फ्लेट करते हैं, तो ध्यान रखना गैस्ट्रिक बैलून को जो है वो इन्फ्लेट करते हैं। पर्पज क्या है? पर्पज है इसका बेसिकली कंप्रेस गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन एंड फंडल वेरचेज। यानी कि हमारे पास में जो गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन है उसको जो है वो कंप्रेस करना, और फंडल वेरचेज है जहां पे हमारे पास में स्टोमक फंडस होता है। जैसे ये हमारे पास में स्टोमक है, तो जो फंडस वाला एरिया होता है, ये वाला जो एरिया होता है, वहां पे जो ब्लीडिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए। कैपेसिटी की बात करें कि कितनी एयर जो है वो इसके अंदर डाली जाती है, तो लगभग 250 से लेके 300 ml एयर जो है वो इसके अंदर डाली जाती है। तो ये हो गया, तो ये हो गया हमारे पास में देखो गैस्ट्रिक बैलून, ये सबसे बड़ा होता है। अच्छा, आपको ये इतना बड़ा दिख रहा होगा इसोफेजियल वाला, तो दोस्तों ये बड़ा दिख रहा है लेकिन ये इतना ज्यादा इन्फ्लेट होता नहीं है, इसमें इतनी ज्यादा एयर आती भी नहीं है, ठीक है। ये जो है वो हमारे पास में गैस्ट्रिक बैलून जो है वो बड़ा होता है। सबसे पहले इसी को इन्फ्लेट करते हैं और लगभग इसके अंदर जो है वो हमारे पास में 250 से 300 ml हवा जो है वो भरी जाती है और ये स्टोमक के अंदर यहाँ पे जो है वो फिट होता है। क्लियर? नेक्स्ट आता था हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इसोफेजियल बैलून। नेक्स्ट आ गया इसोफेजियल बैलून। ये क्या होता है? स्मॉलर बैलून होता है। गैस्ट्रिक बैलून के कंपैरिजन में ये जो है वो हमारे पास में स्मॉलर बैलून होता है और इन्फ्लेटेड ओनली इफ ब्लीडिंग इज परसिस्ट
आफ्टर गैस्ट्रिक बैलून इज इन्फ्लेशन, यानी कि गैस्ट्रिक बैलून को हमने इन्फ्लेट कर दिया, उसको हमने फुला दिया और ट्रैक्शन भी हमने अप्लाई कर दिया, उसके बावजूद भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ही हम जो है वो इसोफेजियल बैलून को जो है वो इन्फ्लेट करते हैं। समझ में आ गया? इसोफेजियल बैलून को हम तभी इन्फ्लेट करते हैं जब हमारे पास में ब्लीडिंग अगर कंटिन्यू हो रही है तो। एंड कंट्रोल इसोफेजियल वेरिसेज, ये जो है वो हमारे पास में किसको कंट्रोल करता है? ये हमारे पास में इसोफेगस के अंदर ब्लीडिंग हो रही है यहां पे, ठीक है, यहां पे अगर हमारे पास में ब्लीडिंग हो रही है तो उसको जो है वो कंट्रोल करता है। जो हमारे पास में गैस्ट्रिक वाला है वो तो हमारे पास में जो लोअर जंक्शन है उसको, या जो हमारे पास में फंडस पार्ट है उसको, वहां पे ब्लीडिंग होती है तो उसको करता है, जबकि इसोफेजल वाला इसोफेगस के अंदर ब्लीडिंग हो रही है उसको करता है। प्रेशर की बात करें तो इसके अंदर जो है हमारे पास में 25 टू 45 mmHg प्रेशर जो है वो, उस हिसाब से जो हम एयर जो है वो फीड रखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक सक्शन पोर्ट। ठीक है, गैस्ट्रिक सक्शन पोर्ट में हमारे पास में क्या होता है कि पोर्ट होता है जिससे हमें गैस्ट्रिक लेवा जो हम करते हैं, जो भी चीजें अंदर है, क्लोट है या ब्लड रुका हुआ है, उसको हम जो हो बाहर निकालते हैं। तो गैस्ट्रिक सक्शन पोर्ट की बात करें तो रिमूव ब्लड एंड क्लोट्स, यानी कि ब्लड और क्लोट को हम जो है वो रिमूव करते हैं। एंड अलाउ मॉनिटरिंग ऑन गोइंग ब्लीडिंग, ठीक है, और उसके बाद में अगर हल्की फुल्की जो भी ब्लीडिंग होती है उसको हम जो है वो मॉनिटरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इसोफेजियल सक्शन पोर्ट। ठीक है, तो इसोफेजियल सक्शन पोर्ट में इसमें क्या होता है कि बेसिकली आजकल जो संगस्टिंग ट्यूब आ रही है उसमें तो ये आता है, लेकिन बाकी चीजों में नहीं आता। तो जो मिनोस्टिक या ट्यूब आती है इसके अंदर आता है, बाकी संगस्टिंग ब्लैकमोर ट्यूब के अंदर, एचबी ट्यूब के अंदर जो है वो इसोफेजियल वाला नहीं आता है। हालांकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आजकल इसके अंदर जो संगस्टिक ब्लैकमोर ट्यूब होती है इसके अंदर भी जो है वो दे देते हैं। पहले इसको मेनिस्टोगा ट्यूब के नाम से जो है वो जाना जाता था। तो संगस्टेक इन ब्लैकमोर ट्यूब नो इसोफेजियल सक्शन पोर्ट, ये दोनों में जो है वो डिफरेंशिएट होता है कि जो संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब होती है उसके अंदर इसोफेजियल सक्शन पोर्ट प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि जो हमारे पास में मिनोस्टा ट्यूब होती है उसके अंदर हमारे पास में इसोफेजियल सक्शन पोर्ट प्रेजेंट होता है। और लास्ट आ जाता है हमारे पास में ट्रैक्शन सिस्टम। जैसे मैं बार बार कर रहा हूं कि ट्रैक्शन अप्लाई कर दिया था, इन्फ्लेट करने के बाद ट्रैक्शन अप्लाई कर दिया था, तो वो ट्रैक्शन हमारे पास में है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, वेट जो है वो अप्लाई करते हैं। वेट लगभग जो है वो 0.5 से लेके 1 kg का जो है वो ट्रैक्शन या जो है वो अप्लाई करते हैं प्रेशर। इसका पर्पज क्या है? मेंटेन अपवर्ड प्रेशर ऑफ गैस्ट्रिक बैलून। गैस्ट्रिक बैलून देखो हमारे पास में स्ट्रक्चर इस तरीके से है, तो यहां पे हमने जो है वो गैस्ट्रिक बैलून को इन्फ्लेट कर दिया, तो इसको खींचेंगे तभी तो यहां पे प्रेशर अप्लाई होगा, तभी हम ऊपर की साइड में खींचेंगे, ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे, तभी अच्छे तरीके से जो है वो हमारे पास में प्रेशर लगेगा। तो ये चीजें होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इंडिकेशन। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर जो है हम बेसिकली संगस्टेकिन ब्लैकमोर ट्यूब का जो है वो यूज लेते हैं। तो वैसे तो आपको जो है मोटा मोटी चीज बता दिया है कि ये जो है वो लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन में या इसोफेजियल ब्लीडिंग होती है उस कंडीशन में हम इसको जो है वो अप्लाई करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जब तक हमारे पास में एंडोस्कोपिक जो है वो परमानेंट जो है वो इक्विपमेंट नहीं आ जाता या हमारे पास में नहीं आ जाता कि हम इसकी एंडोस्कोपी कर सके, उससे उसका मैनेजमेंट कर सके, तब तक हम इसको जो है वो काम में लेते हैं। तो यूज्ड इन लाइफ थ्रेटनिंग इसोफेजियल वर्सेज ब्लीड वेन, यानी कि इसोफेजियल जो है वो हमारे पास में वर्टिकल ब्लीडिंग होती है उस कंडीशन में हम जो है वो इसको यूज में लेते हैं। पहला आ गया एंडोस्कोपिक थेरेपी अनअवेलेबल, यानी कि अगर हमारे पास में एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट या एंडोस्कोपिक थेरेपी हमारे पास में अवेलेबल नहीं है तो पेशेंट की जान बचाने के लिए हम संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब का यूज ले सकते हैं। ये तो हम बार बार जिक्र करें क्योंकि जब एंडोस्कोपी आ जाएगा तो हमें संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब का जो है वो यूज में नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे हमारे पास में गुडल्स एयरवे आता है वो टेम्परेरी बेसिस पे हम लगाते हैं, जब हमारे पास में ईटी ट्यूब ही हमने डाल दिया है तो फिर उसकी जरूरत नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे पास में जब तक एंडोस्कोपिक थेरेपी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या भाई हॉस्पिटल में ले जाना है तब तक ब्लीडिंग जो है वो कंट्रोल करें, तो इस तरीके से, या फिर हमारे पास में अभी जो है वो एंडोस्कोपिक फैसिलिटी नहीं है, वो 1-2 घंटे बाद आएगी, तो उस टाइम पे अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकने के लिए हम जो है वो कर सकते हैं। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में एंडोस्कोपिक अनसक्सेसफुली। अगर एंडोस्कोपिक प्रोसीजर कर रहे हैं और वो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर सक्सेसफुली नहीं हुआ है तो हम इसमें हम जो है वो एसबी ट्यूब काम में ले सकते हैं, संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब काम में
ले सकते हैं। एंड यूज एज ए ब्रिज टू, यानी कि और साथ साथ किसमें कर ले सकते हैं, एंडोस्कोपिक बेंडिंग, एंडोस्कोपिक बेंडिंग में काम ले सकते हैं। जब हम स्क्लेरोथेरेपी करते हैं, स्क्लेरोथेरेपी आपको पता ही है, डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में मैंने स्क्लेरोथेरेपी के बारे में बताया था कि जब हमारे पास में वेन बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाती है, या जैसे हमारे पास में जो है वो डीवीटी या वेरिकोज वेन हो जाता है, उसके अंदर हम स्क्लेरोथेरेपी करते हैं उसको परमानेंटली जो है वो फिक्स करने के लिए। तो स्क्लेरोथेरेपी में हम जो है वो इसको काम में ले सकते हैं। कौन सा, इसोफेजियल वर्सेज स्क्लेरोथेरेपी करते हैं उसमें। एंड टिप्स प्रोसीजर में हम इसको काम में लेते हैं। टिप्स प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कि वहां से ब्लीडिंग ज्यादा ना हो तब हम काम में लेते हैं। टिप्स क्या है, ट्रांसजुगुलर इंट्राथेराप्यूटिक प्रोसिस्टेमिक शंट जो है वो काम में लेते हैं। ये कब काम में लेते हैं, ये हम हमारे पास में जो पोर्टल हाइपरटेंशन आता है, ठीक है, उसके मैनेजमेंट में हम इसको काम में लेते हैं। तो ट्रांसजुगुलर इंट्राथेराप्यूटिक प्रोसिस्टेमिक शंट जो है वो उसमें भी हम इसको काम में लेते हैं। तो लिटिल बिट यहाँ पे भी हमारे पास में ये चीज जो है वो काम में आती है। तो ये इसका बेसिकली इंडिकेशन हो गया। सिंपली अगर इसको मैं 2 लाइनों में फिनिश करना चाहूँ संगेस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब को, तो हमारे पास में एक चीज है कि एक तो हमारे पास में जो इसोफेजियल या स्टोमक ब्लीडिंग होती है उस कंडीशन में, और जब तक हमारे पास में एंडोस्कोपिक प्रोसीजर आ ना जाए या एंडोस्कोपिक प्रोसीजर जो है वो अनसक्सेसफुल हो जाए, उस कंडीशन में हम जो है वो एचबी ट्यूब का काम में लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम जो है वो संगेस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब को जो है वो काम में नहीं लेते हैं। तो पहला आ जाता है हमारे पास में सस्पेक्टेड इसोफेजियल रप्चर। जब हमें लगता है कि अगर जैसे ये मान लो हमारे पास में इसोफेगस है और ये हमारे पास में स्टोमक है, ठीक है, हमें लगता है कि अगर हम ये कैथेटर इंसर्ट करेंगे और ये जो हमारे पास में ब्लड वेसल्स है ये रप्चर हो जाएगी, ऐसा हमें आभास होता है, तो उस कंडीशन में हम जो है वो इसको काम में नहीं लेते हैं। क्लियर है, क्योंकि अगर हमने कैथेटर डाला और फिर हमने इसको काम में लिया तो और ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी, तो फिर तो रुकने की संभावना ही नहीं है। तो पहली चीज आती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सस्पेक्टेड इसोफेजियल रप्चर। कंडीशन में हम जो है वो यूज नहीं लेते। नेक्स्ट, इसोफेजियल स्ट्रक्चर्स एंड नैरोइंग। अगर हमारे पास में इस्ट्रोफेगस बहुत ज्यादा नैरो है, इतनी नैरो है कि उसमें हम जो है वो एचबी ट्यूब इंसर्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है, एचबी ट्यूब डाल ही नहीं सकते, इतना नैरो है, तो उसमें हम जो है वो काम में ले सकते हैं, सॉरी इसमें भी हम जो है वो नहीं कर सकते। जब हमारे पास में इसोफेगस इतनी छोटी है कि ट्यूब को हम डाल ही नहीं सकते, तो फिर कैसे करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है रिसेंट इसोफेजियल और गैस्ट्रिक सर्जरी। अभी कुछ दिनों पहले या अभी अभी जो है वो कुछ दिनों में जो है वो इसोफेजियल या गैस्ट्रिक की सर्जरी हुई है, इसकी या फिर जो है वो यहाँ पे इसकी सर्जरी हुई है, इसोफेगस की या गैस्ट्रिक की सर्जरी हुई है, उसमें भी हम जो है वो इसको यूज में नहीं ले सकते, क्योंकि अभी अभी सर्जरी हुई है तो अभी और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में अनप्रोटेक्टेड एयरवे नॉट इंटूबेटेड। अगर क्लाइंट इंटूबेटेड नहीं है और हमें लगता है कि क्लाइंट जो है वो एस्पिरेशन की संभावना है, तो उसमें भी हम काम में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जो है वो संगेस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब काम में लेंगे, वहां पे एयरवे पाथवे जो है वो कंप्रेस हो जाएगा, तो ब्लीडिंग रोकने के चक्कर में कहीं पेशेंट जो है वो मर ना जाए, ऊपर ना पहुंच जाए, तो उस कंडीशन में भी हम काम में नहीं लेते। ध्यान रखना कौन कौन सी चीजें सिंपल है। एक तो हमें लगता है कि जहां पे इसोफेगस है वहां की ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो सकती है, तो हम काम में नहीं लेते हैं। जब हमारे पास में इसोफेगल जो है वो काफी ज्यादा नेरो है, उसमें हम काम में नहीं लेते हैं। अगर इसोफेजल और गैस्ट्रिक की जो है वो अभी कुछ दिनों पहले जो है वो सर्जरी हुई है, उसमें हम काम में नहीं लेते। नेक्स्ट, अनप्रोटेक्टेड एयरवे, मतलब कि एयरवे सही तरीके से इंट्यूबेशन नहीं किया गया, तो उसमें हम काम में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि किस तरीके से ये जो है वो वर्क करती है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ईजी है, ऑलरेडी मैंने जो है वो आपको 2-3 बार एक्सप्लेन कर दिया है कि ये जो है वो हमारे पास में सिंपली कुछ बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं करती है, ये मैकेनिकल टिम्पेनोड अप्लाई करती है, यानी कि एक सिंपल तरीके से जो है वो प्रेशर अप्लाई करती है। तो द ट्यूब वर्क बाय मैकेनिकल टिम्पेनोड्स। कैसे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्यूब को अंदर डालते हैं, तो जो गैस्ट्रिक बैलून है उसको इन्फ्लेट करते हैं। तो गैस्ट्रिक बैलून जैसे ट्यूब को अंदर डाला, तो जो फर्स्ट बैलून था, जो लार्ज बैलून था, गैस्ट्रिक बैलून जिसको हमने कहा है, उसको हम इन्फ्लेट करते हैं। उससे क्या होगा, कंप्रेस गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन। भाई सिंपली हमने जो है वो ये कैथेटर डाला, बार बार वही चीज आ रही है, ये हमारे पास में जो है वो इसोफेगस है और ये हमारे पास में स्टोमक है। तो जो सबसे पहले कैथेटर अंदर डाला या ट्यूब अंदर डाली, और जो हमारे पास में गैस्ट्रिक का जो है वो हमारे पास में बैलून है,
इसको हमने इन्फ्लेट किया, उसकी वजह से क्या होगा, कंप्रेस गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन, ये जो गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन है वो कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने के बाद में हम ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब यहां पे कोई बैलून हमने इन्फ्लेट कर दिया, देन ऊपर की साइड से प्रेशर करेंगे तो बिल्कुल जो लोअर स्फिंक्टर्स है या गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन है वहां पे प्रेशर लगेगा, और उससे क्या होगा, वो ब्लीडिंग रुक जाएगी या प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। पुल बैलून अपवार्ड इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है, बैलून को अपवार्ड अपर के साइड में करेंगे, मतलब बाहर के साइड में जो है वो ट्यूब को निकालने की जिस तरीके से कोशिश करेंगे, उससे क्या होगा, प्रेशर जो है वो हमारे पास में इंक्रीज हो जाएगा। एंड अगर 99% कोशिश यही है कि तब तक जो है वो हमारे पास में ब्लीडिंग जो है वो रुक जाए या ब्लीडिंग जो है वो कंट्रोल हो जाए। अगर ब्लीडिंग फिर भी नहीं रुकी तो फिर इसोफेजियल बैलून को जो है वो हम इन्फ्लेट करते हैं। उससे क्या होगा, कंप्रेस इसोफेजियल वर्सेस डायरेक्टली, डायरेक्ट जो हमारे पास में इसोफेजियल की जो वेन है वहां पे प्रेशर अप्लाई होगा और फिर हमारे पास में वो चीजें जो है वो रुक जाएगी। एंड दिस प्रेशर स्टॉप एंड सो ब्लीडिंग अंटिल डेफिनेटिव थेरेपी इज डन, यानी कि उस प्रेशर को हम कब स्टॉप करते हैं या कब जो है वो हम स्लो करते हैं, जब हमारे पास में डेफिनेटिव थेरेपी जो है वो आ जाती है। और डेफिनेटिव थेरेपी हमारे पास में क्या है दोस्तों, एंडोस्कोपी, यानी कि जैसे हमारे पास में डेफिनेटिव थेरेपी या जिसको हम कह सकते हैं कि जो एंडोस्कोपी जब तक आ जाएगा फिर हम जो है वो इसको काम में या इसको जो है वो रिलीव कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, यानी कि इसको हम जो है वो किस तरीके से और कैसे कैसे जो है वो करते हैं इसको हम ले लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप में सबसे पहले आ गया हमारे पास में प्री प्रोसीजर। प्रोसीजर से पहले जो हम क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लाइंट जो है वो ईटी ट्यूब पे है या नहीं है। ठीक है, क्लाइंट अगर हमारे पास में ईटी ट्यूब पे है तो बहुत अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक तो हमारे पास में प्रेशर जो है वो नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल हमारे पास में रेस्पिरेटरी चीजें जो है वो नॉर्मल चल रही है, ये हो जाता है। तो ये चीज आ गई हमारे पास में एंश्योर एंडोट्रेकल इंट्यूबेशन, प्रिवेंट एस्पिरेशन। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, इंसर्ट लार्ज बोर आईवी लाइन, यानी कि लार्ज बोर की जो है वो आईवी लाइन डालते हैं। भाई कोई भी मेडिकेशन देने की जरूरत पड़ सकती है, भाई ब्लीडिंग ज्यादा हो गया है तो हो सकता है हमें ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड देना पड़ जाए, ठीक है, प्लाज्मा देना पड़ जाए, हो सकता है ब्लड देना पड़ जाए, इसलिए हम उसको जो है वो लार्ज बोर का जो है वो कैनुला इंसर्ट कर देते हैं। समझ में आ गया। सबसे पहले हमने एंडोट्रेकल इंट्यूबेशन देखा कि रेस्पिरेशन तो जो है वो सिक्योर हो चुका है, फिर उसके बाद में हमने बड़े गेज का जो है वो आईवी लाइन जो है वो डाल दी, क्योंकि कभी भी ज्यादा फ्लूइड देना पड़ सकता है। देन उसके बाद में स्टार्ट ऑक्टेराइड या टेलिप्रेसिन, ठीक है, टेलिप्रेसिन या ऑक्टेराइड जो है वो हमारे पास में इंजेक्शन अवेलेबल होते हैं, वो हम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जो भी इक्विपमेंट्स है वो हम इकट्ठा कर लेते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहले तो हम संगेस्टेन ब्लैकमेल ट्यूब डाल रहे हैं तो वो ट्यूब हमें चाहिए, तो एसबी ट्यूब हम ले लेते हैं। देन उसके बाद 60 ml सिरिंज जो है वो हम रख लेते हैं। भाई इन्फ्लेट करने के लिए हमें सिरिंज तो चाहिएगी, तो 50 ml 60 ml एक ही बात है। देन उसके बाद मोनोमीटर मोनोमीटर जो है हमारे पास में उस प्रेशर को मापने के लिए, कि हमने कहा था ना कि इसोफेजियल के अंदर हम 25 से 45 mmHg प्रेशर रखते हैं, तो उस प्रेशर को मापने के लिए हम जो है वो मोनोमीटर रखते हैं। देन उसके बाद सक्शन हमारे पास में होना चाहिए और लुब्रिकेंट, भाई जो हम ट्यूब अंदर डालेंगे तो उसको लुब्रिकेंट करेंगे तो लुब्रिकेशन हमारे पास में होना चाहिए। देन उसके बाद चेक बैलून इंटीग्रिटी फॉर प्री इन्फ्लेशन, पहले ही जो हो उसको फुला के देख लेते हैं, पता चले अंदर डालने के बाद पता चले कि यार गैस्ट्रिक वाला बैलून तो जो हो फूल ही नहीं रहा या फूल रहा है तो वो लीकेज है, तो पहले से ही उसको हम बाहर जो है वो चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में सबसे पहले प्रोसीजर के अंदर हम क्या करते हैं, प्री प्रोसीजर। प्री प्रोसीजर में हमने क्या किया, सबसे पहले तो क्लाइंट का जो है वो रेस्पिरेटरी पैटर्न को हमने जो है वो सिक्योर किया। उसके बाद लार्ज बोर का जो है वो कैनुला इंसर्ट किया, क्योंकि हमें ब्लड या हो सकता है फ्लूइड जो है वो देना पड़ जाए। देन उसके बाद ऑक्टेराइड या टेलिप्रेसिन जो है वो इंजेक्शन मेडिकेशन स्टार्ट कर दी। उसके बाद जो भी हमारे पास में इक्विपमेंट्स है, जैसे एचबी ट्यूब है, सिरिंज है, मोनोमीटर है, सक्शन है, लुब्रिकेंट है, वो सारी चीजें अरेंज कर ली। और पहले से जो है वो बैलून को फुला के देख लेते हैं कि बिल्कुल सही तरीके से फूल रहा है या नहीं फूल रहा। अब उसके बाद आता है इंसर्जन, ठीक है, अब बारी आगे हमें इंसर्ट करने की उस ट्यूब को। तो इंसर्ट करने में हम सबसे पहले पेशेंट को जो है वो सेमी फाउलर पोजीशन में रखेंगे, यानी कि 30 to 45 बेड एलिवेटेड, जैसे ये हमारे पास में बेड है तो लगभग जो है वो इस तरीके से हम जो है उसको एलिवेटेड कर देंगे। क्लियर है, पेशेंट जो है वो सेमी फाउलर पोजीशन में आ गया। उसके बाद ट्यूब को हमने लुब्रिकेंट किया, क्योंकि ट्यूब को हम अंदर डाल रहे हैं
तो उसके बाद जो है वो हम ट्यूब को लुब्रिकेंट करेंगे। लुब्रिकेंट करने के बाद इंसर्ट थ्रू ए माउथ, तभी इसको जो है वो ओरली बोला गया है, ओरोगेस्ट्रिक ट्यूब बोला गया। ओरोगेस्ट्रिक ट्यूब बोला, नेजोगेस्ट्रिक तो क्या होता है, नाक से डलती है नेजोगेस्ट्रिक नाक से चल के सीधा स्टोमक में आती है, इसको बोलते हैं नेजोगेस्ट्रिक। ओरोगेस्ट्रिक क्या होता है, माउथ से डलती है, तो इसको हमने लुब्रिकेंट करने के बाद माउथ से डालते हैं। माउथ से डालने के बाद अबाउट 50 सेंटीमीटर डेप्थ पे जाने के बाद हम कह सकते हैं कि हाँ अब स्टोमक में जो है वो पहुंच गई है। इसके ऊपर मार्किंग होती है, इस ट्यूब के ऊपर जो है मार्किंग होती है। 50 सेंटीमीटर इंसर्ट होने के बाद हम कह सकते हैं कि हाँ आप बिल्कुल अंदर जो है वो चली गई है। एंड कंफर्म गैस्ट्रिक पोजीशन, देन उसके बाद कंफर्म करते हैं कि ये गैस्ट्रिक में चली गई है या नहीं गई है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि एस्पिरेट करके देख लेते हैं या एक्सरे करके जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इंजेक्ट 50 ml एयर, दैट इज कॉल्ड ऑस्कुलेट एपिगेस्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पे हम जो है वो स्टेथोस्कोप लगा के देखते हैं, जो वही एनजी ट्यूब जैसे डालते हैं, तो उसमें 50 ml जो है वो एयर डालते हैं। 50 ml जो है वो एयर डालते हैं तो हमें यहाँ पे जो है वो सुनाई देता है, मतलब जैसे एनजी ट्यूब डालते हैं कि हाँ स्टोमक में जो है वो चली गई। या फिर जो है वो हम एक्सरे करते हैं, जिससे हमारे पास में जो है वो कंफर्मेशन हो जाएगा। तो ट्यूब अंदर चली गई है, आपने पोजीशन दे दी, ये सारी चीजें होगी। अब उसके बाद में क्या करेंगे, बैलून को इन्फ्लेशन करेंगे। बैलून इन्फ्लेशन में हमारे पास में सबसे पहले कौन से बैलून को हम इन्फ्लेट करते हैं, गैस्ट्रिक वाले को। तो इन्फ्लेट गैस्ट्रिक बैलून, गैस्ट्रिक बैलून को जो है वो इन्फ्लेट करते हैं। इसमें हमारे पास में लगभग 250 से लेके 300 ml एयर जो है वो अप्लाई की जाती है। और इतनी एयर अप्लाई करने के बाद में उसके बाद में हम उसको जो है वो क्लैंप कर देते हैं, राइट। और क्लैंप करने के बाद में हम क्या करते हैं दोस्तों, ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ गैस्ट्रिक वाले में जो है वो फिर ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। ट्रैक्शन अप्लाई क्यों करते हैं कि जैसे वही बार बार एक ही चीज है, ये हमारे पास में इसोफेगस है, देन ये हमारे पास में स्टोमक है, और ये हमने बैलून कैथेटर अंदर डाला, और ये जो है वो हमने इसको जो है वो इन्फ्लेट कर दिया। इन्फ्लेट करने के बाद यहाँ पे जो है वो ट्रैक्शन अप्लाई किया जाता है, बाहर की साइड में इसको खींचा जाता है। ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे, ट्रैक्शन अप्लाई करने से क्या होगा कि वहां पे प्रेशर अरेंज होगा, यानी कि यहाँ पे जो है वो, ये लो मैं डॉट डॉट बनाता हूँ, यहाँ पे जो है हमारे पास में प्रेशर अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होगा तो ब्लीडिंग जो है वो रुक जाएगी। तो इसमें हमारे पास में ट्रैक्शन लगभग जो है वो 0.5 से लेके 1 kg वेट का ट्रैक्शन जो है वो हम अप्लाई करते हैं। एंड फिक्स ट्रैक्शन टू द पेशेंट फेस और हेलमेट, और ट्रैक्शन फिक्स जो है वो हम कर देते हैं पेशेंट के फेस की साइड में या उसके हेलमेट पे जो है वो हम फिक्स कर देते हैं। क्लियर, तो हमने सबसे पहले गैस्ट्रिक को जो है वो इन्फ्लेट कर दिया और ट्रैक्शन अप्लाई कर दिया। देन उसके बाद में जो है वो हम क्या करते हैं दोस्तों, कनेक्ट गैस्ट्रिक सक्शन पोर्ट। अब हम जो है वो सक्शन करते हैं, तो उस जो हमारे पास में पोर्ट था, गैस्ट्रिक पोर्ट था, उसको जो है वो सक्शन से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि जो भी हमारे पास में अंदर जो ब्लड था या गैस्ट्रिक कंटेंट था वो बाहर आ सके। तो इंटरमिटेंट लो सक्शन टू रिमूव ब्लड, हल्का फुल्का जो हमारे पास में सक्शन कैथेटर अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, ताकि जो भी हमारे पास में ब्लड इकट्ठा था वो बाहर निकल सके। ठीक है, और अगर उसके बाद भी ब्लीडिंग कंटिन्यू हो तो हमने क्या कहा था कि गैस्ट्रिक वाले पे हमने इन्फ्लेट कर दिया गैस्ट्रिक बैलून को, और ट्रैक्शन प्रेशर भी अप्लाई कर दिया। उसके बावजूद भी अगर हमारे पास में वहां पे जो है वो ब्लीडिंग है, तो उसमें हम क्या करते हैं फिर, इन्फ्लेट इसोफेजियल बैलून, जो इसोफेजियल बैलून था उसको इन्फ्लेट करते हैं। और वहां पे हम जो है वो प्रेशर कितना रखते हैं, लगभग 25 से 45 mmHg। इसको हम मोनोमीटर से जो है वो चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि मोनोमीटर से जो है वो चेक कर लेते हैं, मोनीटर विथ मोनोमीटर, इसे हम चेक कर लेंगे। एंड हाई प्रेशर जो है वो हमारे इसलिए नहीं लगाते हैं, इसकी वजह से क्या होगा, म्यूकोसल नेक्रोसिस हो जाएगा। जैसे ये हमारे पास में जो है वो इसोफेगस है, देन ये हमारे पास में स्टोमक है, और यहाँ पे हमने जो है वो बैलून था, ये हो गया हमारे पास में बैलून, और इसको हमने इन्फ्लेट कर दिया। अब इसको इन्फ्लेट कर दिया, अगर हम यहाँ पे ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो जो ये म्यूकोसा है, ठीक है, ये हमारे पास में जो है वो इसका नेक्रोसिस हो जाएगा, म्यूकोसा को जो है वो नेक्रोसिस हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हम करते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास में हर 1 से 2 घंटे के बाद जो है वो हम प्रेशर चेक करते हैं। ठीक है, कि कितना प्रेशर है, समझ में आ गया। और उस प्रेशर को हर 6 से 8 घंटे के बाद रिलीव भी करते हैं। ऐसा नहीं है, देखो उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन क्या है कि नॉर्मली हम जो है वो संगस्टन के ब्लैक बोर्ड जो ट्यूब हम डालते हैं वहां पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हर 1 से 2 घंटे में हम प्रेशर जो है वो चेक करते हैं। देन उसके बाद हर 6 से 8 घंटे में प्रेशर जो है वो कुछ समय के लिए जो है वो रिलीव किया जाता है। और जो
प्रेशर हम अप्लाई करते हैं वो मैक्सिमम 24 घंटे के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं 2 या 3 दिन तक जो है वो हमने संगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब से जो है वो प्रेशर लगा के रखा है। तो वन बाय वन करके लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, चेक बैलून प्रेशर एवरी 1 to 2 आवर्स, हर 1 से 2 घंटे में हम जो है वो बैलून के प्रेशर को जो है वो चेक करते हैं। एंड डिफ्लेट इसोफेजियल बैलून एवरी 6 to 8 आवर्स, जो मैंने आपको बताया हर 6 से 8 घंटे में जो हम उसको डिफ्लेट करते हैं और प्रेशर को जो है वो रिलीव करते हैं। एंड कीप सीजर एट ए बेड साइड इमरजेंसी डिफ्लेशन। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में बताया गया है और पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको शुरू में बता दिया था जब हम क्वेश्चन आंसर देख रहे थे कि हमेशा अपने बेड साइड पे जो है वो क्या होनी चाहिए दोस्तों, सीजर्स रखनी चाहिए। क्योंकि सडनली अगर पेशेंट को जो है वो हमें इसका बैलून को डिफ्लेट करना पड़ा तो हम इसको कट कर देते हैं। देन उसके बाद मेंटेन हेड एलिवेशन, हेड को जो है वो अपर साइड में जो है वो रखा जाता है, हेड एलिवेशन रखा जाता है। एंड फ्रीक्वेंट ओरल सक्शनिंग, ठीक है, हर थोड़े थोड़े समय के बाद जो है वो ओरल सक्शनिंग की जाती है। देन मॉनिटर फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को जो है वो मॉनिटर किया जाता है। एंड आइडल यूज ड्यूरेशन जो है वो हमारे पास में जो है लेस देन 24 आवर्स होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया 24 घंटे की जो है वो हमारे पास में ड्यूरेशन होनी चाहिए, इससे ज्यादा हम जो है वो नहीं करते हैं। ठीक, तो क्या क्या चीजें थी, बैलून का प्रेशर हम 1 से 2 घंटे के अंदर चेक करते हैं, हर 6 से 8 घंटे के अंदर जो है वो हम बैलून को डिफ्लेट करते हैं। देन हमेशा अपने बेड साइड के अंदर जो है वो सीजर्स रखनी होती है। देन हमेशा हेड को जो है वो एलिवेट करके रखा जाता है। एंड बार बार जो है वो ओरल सक्शनिंग की जाती है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को मॉनिटर किया जाता है, ऐसा नहीं हो कि कहीं प्रेशर की वजह से हमारे पास में जो है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेशन में पेशेंट चला जाए। एंड आइडल यूज जो है वो लेस देन 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे तक हम जो है वो इसका यूज में लेते हैं। ये हो गया हमारे पास में मेंटेनेंस। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में रिमूवल, ठीक है, यानी कि किस तरीके से हम जो है वो रिमूव करते हैं। तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, दो बैलून है, अगर हमने सिर्फ एक बैलून को इन्फ्लेट किया है, सिर्फ स्टोमक वाले को ही इन्फ्लेट किया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमने स्टोमक और इसोफेजल दोनों को इन्फ्लेट कर दिया है, तो हम सबसे पहले डिफ्लेट किसको करेंगे, इसोफेगस को, तभी तो आगे चीज निकलेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफ्लेट इसोफेजियल बैलून फर्स्ट, सबसे पहले हम जो है वो इसोफेजियल बैलून को जो है वो डिफ्लेट करेंगे। देन रिमूव ट्रैक्शन, जो हमने ट्रैक्शन लगा के रखा था उसको रिमूव करेंगे। देन उसके बाद डिफ्लेट गैस्ट्रिक बैलून, वो करेंगे। देन फिर जेंटली रिमूव करेंगे ट्यूब को। एंड उसके बाद जो है वो रीब्लीडिंग को जो हम असेस करेंगे। तो ये सीक्वेंस आपको ऐसे के ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, अगर इसोफेजियल बैलून है तभी हम सबसे पहले उसी को डिफ्लेट करेंगे, अगर नहीं है तो हम कोई बात नहीं, सिंपली सेकंड स्टेज से शुरू कर लेंगे, यानी कि ट्रैक्शन रिमूव से जो हम स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन अगर इसोफेजियल बैलून भी है तो सबसे पहले हम इसोफेजियल बैलून को डिफ्लेट करते हैं। देन उसके बाद जो है वो ट्रैक्शन को रिमूव कर देते हैं। देन उसके बाद जो है वो गैस्ट्रिक बैलून जो है, ठीक है, इसको हम डिफ्लेट करते हैं। देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में जेंटली रिमूव द ट्यूब, ट्यूब को जो है वो आराम से जो है वो रिमूव किया जाता है। एंड मॉनिटर फॉर रीब्लीडिंग, ठीक है, रीब्लीडिंग यानी कि वापस से वहां पे ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, उसको जो है वो मॉनिटर किया जाता है। ये हम जो है वो स्टेप करते हैं। अब आ जाता है हमारे पास में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम देख लेते हैं, फिर फटाफट चेकलिस्ट और इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूरिंग द प्रोसीजर नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेरीफाई बैलून इन्फ्लेशन सीक्वेंस, ठीक है, यानी कि किस तरीके से जो है वो हमारे पास में बैलून को हम इन्फ्लेट करते हैं उसका सीक्वेंस। हम इंसर्ट करने के बाद पहले हम गैस्ट्रिक बैलून को इन्फ्लेट करते हैं, फिर इसोफेजियल को करते हैं, और जब हम रिमूव करेंगे तो हम पहले इसोफेजियल को जो है वो डिफ्लेट करेंगे, देन उसके बाद गैस्ट्रिक को। देन उसके बाद एंश्योर सिक्योर ट्रैक्शन, ट्रैक्शन जो है वो प्रॉपर है नहीं है उसको हम एंश्योर करते हैं। देन उसके बाद रिकॉर्ड बैलून वॉल्यूम एंड प्रेशर, भाई जो हमारे पास में स्टोमक के अंदर जो हमारे पास में गया गैस्ट्रिक बैलून गया उसके अंदर कितनी वॉल्यूम है, देन इसोफेजियल के अंदर जो हमारे पास में बैलून गया उसके अंदर कितना प्रेशर है, वो दोनों चीजें जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। एंड स्टार्ट सक्शन एंड मॉनिटर आउटपुट, सक्शन स्टार्ट कर देते हैं और कितना आउटपुट निकला उसको हम जो है वो मॉनिटर करते हैं। तो ये हमारे पास में हो गया, दैट इज कॉल्ड ड्यूरिंग प्रोसीजर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर। अब आ जाता है हमारे पास में आफ्टर प्रोसीजर जो है वो हमारे पास में क्या चीज होती है, ठीक है। आफ्टर प्रोसीजर जो है वो हमारे पास में क्या चीज करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एयरवे मॉनिटरिंग करेंगे। प्रोसीजर हो गया, देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में एयरवे को मॉनिटर करते हैं। देन
चेक फॉर ट्यूब मार्जिन्स, ठीक है, यानी कि कहां तक वो चीज गई है, प्रोसीजर हो गया, कहां तक वो चीज हुई है, कहां तक इंसर्ट की है, उसको हम मार्किंग करते हैं, वो लिप से हम मार्किंग करते हैं। जैसे ईटी ट्यूब का हम जो है वो टीथ से करते हैं, इसका हम जो है वो लिप से मार्किंग करते हैं कि ट्यूब कितनी अंदर गई है, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, वो सारी चीजें। देन उसके बाद जो है मॉनिटर वाइटल्स, ब्लीडिंग एंड शॉक साइन जो है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट आता है मेंटेन ओरल हाइजीन एंड सक्शन। सक्शन और ओरल हाइजीन को जो है वो मेंटेन करते हैं। एंड वॉच फॉर कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन को हम जो है वो देखते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई रेस्पिरेटरी या और किसी तरीके का जो है वो एस्पिरेशन टाइप से कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। एंड डॉक्यूमेंट एवरीथिंग क्लियरली, हर चीज को जो है वो हम अच्छे तरीके से जो है वो क्लियरली डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। ये हो गया आफ्टर प्रोसीजर। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, ठीक है, सबसे चीजें यहां पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और इसमें ट्रिकी क्वेश्चन आता है कि मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन होता है, मोस्ट कॉमन कौन सा होता है। तो कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास में एस्पिरेशन न्यूमोनिया आता है और मोस्ट डेंजरस आता है इसोफेजियल रप्चर। तो वन बाय वन करके लेते हैं। ये तो सबसे मेन दो कॉम्प्लिकेशन है जो हमने संगस्टेकन ब्लैकबोर्ड ट्यूब का बताया था, तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है उसको हम लेते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट डेंजरस कौन सा होता है संगस्टेकन ब्लैकबोर्ड ट्यूब का, एसबी ट्यूब का, तो इसोफेजियल रप्चर, ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। अगर ये चीज होती है तो उसके बाद कंट्रोल, ब्लीडिंग को कंट्रोल करना जो हो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। ये हमारे पास में जैसे इसोफेगस है, देन ये हमारे पास में स्टोमक है। देन अगर मैंने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, बैलून का प्रेशर अप्लाई किया, और अगर ये इसोफेजल जो हमारे पास में रप्चर हो गया तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल है। तो मोस्ट डेंजरस जो है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा, मोस्ट कॉमन की बात करें, सबसे ज्यादा जो है वो क्या देखने को मिलता है, तो एस्पिरेशन निमोनिया जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो दोनों चीज ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन की बात करें तो एस्पिरेशन निमोनिया, और मोस्ट डेंजरस की बात करें तो हमारे पास में आ जाएगा दैट इज कॉल्ड, वो आएगा हमारे पास में इसोफेजियल रप्चर। अदर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं इसको हम देख लेते हैं। तो अदर कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का आ सकता है, देन ट्यूब मार्जिनेशन का आ सकता है, देन म्यूकोसल इस्चीमिया या नेक्रोसिस। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा जो है वो अप्लाई कर दिया है तो वहां पे इस्चीमिया या नेक्रोसिस जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। अल्सरेशन जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। देन एस्पिरेशन ऑफ ब्लड एंड सिक्रेशंस, ठीक है, कोई क्लाइंट जो हो ब्लड या सिक्रेशंस को एस्पिरेट ना कर जाए, वो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। डिस्कम्फर्ट, एजिटेशन हमें देखने को मिल सकता है। एंड रीब्लीडिंग आफ्टर डिफ्लेशन, हमने डिफ्लेशन कर दिया उसके बाद वापस से ब्लीडिंग हो सकती है, वो भी एक कॉम्प्लिकेशन जो है हमें देखने को मिल सकता है। क्लियर है? तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन थे? मोस्ट डेंजरस में आ गया हमारे पास में इसोफेजियल रप्चर हो सकता है। मोस्ट कॉमन की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास में एस्पिरेशन निमोनिया हमें देखने को मिल सकता है। अदर कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, ट्यूब मार्जिन्स है, म्यूकोसल इस्चीमिया है, देन अल्सरेशन है, देन एस्पिरेशन ऑफ ब्लड एंड सिक्रेशन है, डिस्कम्फर्ट, एजिटेशन है, एंड रीब्लीडिंग आफ्टर डिफ्लेशन है। ये कॉम्प्लिकेशन जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। अब हमारे फटाफट जो है वो चेकलिस्ट देख लेते हैं। ये चेकलिस्ट हमें जो है वो बनानी रहती है जब भी हम एसबी ट्यूब इंसर्ट करते हैं या डिफ्लेट करते हैं, तो ये चेकलिस्ट हमें जो है वो फॉलो करनी है। तो फटाफट हम जब इंसर्जन करते हैं तो क्या क्या चीजें चेक करते हैं? सबसे पहले एयरवे सिक्योर्ड करते हैं, इंटूबेशन है या नहीं है। क्लाइंट अगर इंटूबेशन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हम फिर कोशिश करते हैं कि हमारे पास में प्रायोरिटी क्या है उस हिसाब से। देन उसके बाद ऑल इक्विपमेंट आर रेडी, जो भी इक्विपमेंट है, एसबी ट्यूब है, मैनोमीटर है, देन सिरिंज है, देन लुब्रिकेशन है, ये सारी चीजें हमारे पास में अवेलेबल है या नहीं है, ये रेडी है या नहीं है, ये चीज देखते हैं। देन बैलून चेक्ड फॉर लीक, सबसे पहले हम बाहर ही जो हो बैलून को फुला के इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट करके देख लेते हैं ताकि कहीं से जो हो बैलून लीक तो नहीं कर रहा। गैस्ट्रिक वाला भी एज वेल एज इसोफेजियल वाला, ये दोनों को चेक कर लेते हैं कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है, वो सारी चीज देखते हैं। एंड वाइटल साइन फॉर बेसलाइन रिकॉर्ड, क्लाइंट की जो है वाइटल साइन बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है या नहीं है। एंड सक्शन हमारे पास में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे हम इंसर्ट कर देंगे देन उसके बाद ब्लीडिंग को जो है वो जो गैस्ट्रिक बैलून है उसको इन्फ्लेट कर देंगे, ट्रैक्शन लगा देंगे, उसके बाद इमीडिएटली हमारे पास में काम क्या आ जाता है? सक्शन का काम आ जाता है। तो सक्शन सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको हम देखते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई हमारे पास में बिफोर इंसर्जन। एसबी ट्यूब हमने इंसर्ट किया उससे पहले ये सारी चीजें चेक करते हैं। तो ऐसे चेकलिस्ट बना के रख लेते हैं, उसमें हमें टिक
चेक करना होता है, एयर भी सिक्योर्ड है या नहीं है, इक्विपमेंट रेडी है या नहीं है, बैलून जो है वो चेक कर लेते हैं कि लीक तो नहीं है, देन वाइटल साइन जो है वो हम चेक कर लेते हैं कि नॉर्मल बेस लाइन में है या नहीं है, देन सक्शन रेडी है या नहीं है। उसके बाद आता है हमारे पास में ड्यूरिंग इंसर्जन हम क्या चेक करते हैं, या ड्यूरिंग इंसर्जन जो है वो हम क्या क्या चीजें ध्यान रखते हैं। तो पहली चीज, कंफर्म गैस्ट्रिक बैलून इंसर्जन पोजीशन। सबसे पहले हम देख देते हैं कि गैस्ट्रिक बैलून जो अंदर गया है उसकी पोजीशन ठीक है या नहीं है, उसको हम कंफर्म देखते हैं। देन उसके बाद इन्फ्लेट गैस्ट्रिक बैलून फर्स्ट, सबसे पहले हम जो है वो गैस्ट्रिक बैलून को जो है वो इन्फ्लेट करते हैं, फिर ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। कितना प्रेशर है वो चीज आपको पता है, 250 से 300 जो है हमारे पास में प्रेशर रखा जाता है। ट्रैक्शन अप्लाई किया जाता है 0.5 से लेके 1 kg का जो है वो ट्रैक्शन अप्लाई किया जाता है। फिर उसके बाद सक्शन हम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। एंड इन्फ्लेट इसोफेजियल बैलून ओनली इफ ब्लीडिंग इज कंटिन्यू। ये चीज जो है वो ध्यान में रखना, जब हमारे पास में ब्लीडिंग कंटिन्यू होती है तो ही हम इसोफेजियल जो है वो बैलून को इन्फ्लेट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, बैलून को जो है वो गैस्ट्रिक बैलून को अंदर डाला, देन उसको सबसे पहले इन्फ्लेट किया, ट्रैक्शन अप्लाई किया, सक्शन स्टार्ट किया। देन अगर हमारे पास में फिर भी ब्लीडिंग हो रही है तो हम इसोफेजियल जो है वो हमारे पास में बैलून उसको इन्फ्लेट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। आफ्टर इंसर्जन में हम क्या करते हैं दोस्तों, मतलब इंसर्जन हो गया, देन उसके बाद क्या करते हैं, मेंटेन हेड एलिवेशन। हेड एलिवेशन जो है वो है या नहीं है वो आपको पता है, 30 to 45 डिग्री जो है वो हम रखते हैं। देन चेक बैलून प्रेशर, बैलून का जो है वो हम प्रेशर चेक करते रहते हैं, और वो हमारे पास में लगभग जो है वो हर 1 से 2 घंटे के बीच में हम जो है वो चेक करते रहते हैं। क्लियर है, तो हर 1 से 2 घंटे के बीच में जो हम प्रेशर जो है वो चेक करते रहते हैं। एंड मॉनिटर ब्लीडिंग फ्रॉम सक्शन, सक्शन के टाइम पे जो हो ब्लीडिंग हो रही है नहीं हो रही, वो सारी चीजें करते हैं। एंड चेक फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को जो है वो हम चेक करते हैं कि क्लाइंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में तो नहीं जा रहा है। प्रोवाइड ओरल केयर एंड सक्शन, सक्शन और ओरल केयर प्रोवाइड करते हैं। एंड प्रिवेंट ट्यूब डिस्प्लेसमेंट, हम ध्यान रखते हैं कि ट्यूब जो है वो अपनी जगह से नहीं हट जाए। एंड डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, हर चीज को जो है वो हम डॉक्यूमेंट करते हैं। ये सारी चीजें जो है वो आफ्टर इंसर्जन होती है। अब फटाफट एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उसको हम ले लेते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम ले लेते हैं और इस टॉपिक को जो हम फिनिश करते हैं। तो हाई यील्ड एग्जामिनेशन पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज, गैस्ट्रिक बैलून इज इन्फ्लेट फर्स्ट। बार बार कर रहा हूं, कम से कम काफी बार जो है मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, अब तो आपके पास में डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी में जो है फिट हो गया होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गैस्ट्रिक बैलून को जो है वो इन्फ्लेट करते हैं। देन इसोफेजियल बैलून ओनली इन्फ्लेट इफ ब्लीडिंग इज कंटिन्यू। अगर हमारे पास में गैस्ट्रिक बैलून को हमने इन्फ्लेट कर दिया, देन ट्रैक्शन अप्लाई कर दिया, और फिर भी जो है वो हमारे पास में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ही हम इसोफेजियल बैलून को जो है वो इन्फ्लेट करते हैं, अदरवाइज इसोफेजियल बैलून को जो है वो इन्फ्लेट नहीं करते हैं। एंड ऑलवेज के पेशेंट इंटूबेट, कोशिश ये रखते हैं कि पेशेंट को जो है वो हम इंटूबेट रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास में उस प्रेशर, इसोफेजियल मान लो प्रेशर आपने लगा दिया है तो वो सीधी ट्रेका को जो है वो कंप्रेस करेगा, तो ब्लीडिंग रोकने के चक्कर में कहीं क्लाइंट जो है वो सांस लेने से ही ना चला जाए, ऊपर ना पहुंच जाए। इसलिए हमारे पास में ये चीजें थी कि क्लाइंट जो है वो इंटूबेट है तो ही हम जो है वो आगे प्रेशर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आता है, बैलून प्रेशर मस्ट बी मॉनिटर्ड रेगुलरली। जो हमारे पास में बैलून का प्रेशर है वो हम कंटिन्यू जो है वो चेक करते रहते हैं, हर 1 से 2 घंटे के बीच में हम जो है वो प्रेशर चेक करते रहते हैं। और उसके बाद में हर 6 से 8 घंटे की अगर हम बात करें, हर 6 to 8 आवरली जो है वो हम उस प्रेशर को रिलीव करके जो है वो डिफ्लेट करते हैं, और मैक्सिमम हम जो है वो 24 घंटे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूज ड्यूरेशन मस्ट बी शॉर्ट, ठीक है, लेस देन 24 आवर्स। जो हम गैस्ट्रिक या हम कह सकते हैं इसोफेजियल जो प्रेशर है, या हम कहें एसबी जो ट्यूब है उसको हम 24 घंटे के लिए प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। कीप सीजर एज बेड साइड फॉर इमरजेंसी डिफ्लेशन, ध्यान रखना ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आएगा। हमेशा सीजर जो है वो अपने बेड साइड जो है वो रखी जाती है। आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसमें आप उठा के देखेंगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा ये क्वेश्चन कि हमेशा सीजर जो है वो हमारे पास में बेड साइड में जो है वो रहनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड वर्क बाय बैलून टेम्पेनोड्स, ठीक है, यानी कि बैलून टेम्पेनोड सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं है, वो सारी चीज देखते हैं। एंड इट इज ए टेम्परेरी लाइफ सेविंग मेजर्स, नॉट डेफिनेटिव थेरेपी।
ऑफ कोर्स ये तो हमें पता ही है कि ये जो हमारे पास में टेम्परेरी प्रेशर है, जब तक कि हमारे पास में एंडोस्कोपिक प्रोसीजर की कोई चीज नहीं आ जाती है तब तक हम इसको जो है वो काम में लेते हैं। तो ये पॉइंट तो आपको याद होने चाहिए। मोटे मोटे पॉइंट आपको जो है बताएं कि सबसे पहले गैस्ट्रिक को जो है वो इन्फ्लेट करते हैं। गैस्ट्रिक को इन्फ्लेट करने के बाद ट्रैक्शन अप्लाई किया जाता है। ट्रैक्शन अप्लाई करने के बाद ब्लीडिंग देखी जाती है। अगर फिर भी ब्लीडिंग हो रही है तो फिर हम जो है वो इसोफेजियल जो है वो बैलून को इन्फ्लेट करते हैं। हमेशा पेशेंट को इंटुबेट करके रखना चाहिए। प्रेशर को जो है वो हर 1 से 2 घंटे के बीच में चेक करना होता है और हर 6 से 8 घंटे के बीच में प्रेशर रिलीव करके वापस जो है वो इन्फ्लेट किया जाता है। मैक्सिमम इस बैलून को हम 24 घंटे तक रख सकते हैं। 24 घंटे से कम में ही हम जो है रखने की कोशिश करते हैं। हमेशा सीजर अपने बेड साइड में रखना चाहिए ताकि इमरजेंसी कंडीशन में अगर हमारे पास में इसको डिफ्लेट करना पड़े तो हम उसको कट कर सके। एंड हमेशा जो है बैलून टिम्पेनोड सही तरीके से काम करें उसके बारे में देखना है। और ये जो है हमारे पास में एक टेम्परेरी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, ये डेफिनेटिव नहीं है। जब तक कि हमारे पास में एंडोस्कोपिक का कोई इंस्ट्रूमेंट या थेरेपी नहीं आ जाती तब तक हम इसको काम में लेते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारे पास में ये क्लास जो है वो फिनिश होती है। इसी के साथ आज की क्लास से जो है वो अलविदा लेते हैं। आपसे सिर्फ इतने ही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई टॉपिक में इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो उसको ज़रूर बताइएगा, उसको हम जो है वो क्लियर करेंगे। और क्लास कैसी लगी उसके बारे में बताइएगा। दोस्तों कमेंट करने में आपका कुछ जाता नहीं है या कमेंट करने में मैंने कोई किडनी नहीं मांगी है आपकी। सिर्फ इससे हमें ये पता रहे कि जो क्लास हम ले रहे हैं वो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है, आपको वो सारी चीज़ें याद हो रही है नहीं हो रही है, या उसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके लिए जो है वो ज़रूरी है कि आप जो है वो कमेंट कीजिए कि क्लास कैसे लगी, क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कौन सा टॉपिक चाहते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर बताइएगा ताकि आगे की चीज़ें जो हो मुझे आसान लग सके। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास से अलविदा लेते हैं। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।